नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सेंटर फॉर स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो हमने अपने पहले लेक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ बातें देखी थी। तो ये देखा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो दो क्लासेस में कैटेगराइज्ड हैं, फंडामेंटल और कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे जो कलर्ड पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और जो जिसमें कलर नहीं है, जो विदाउट कलर है, या ये कह सकते हैं जो ग्रे कलर से हैं, जैसे 8, 9 एंड सो ऑन, वो कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो और किसी पार्टिकल से नहीं बने हैं। मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पार्टिकल्स, इनसे ही सारे पार्टिकल्स बने हैं। और जो कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे सिग्मा, जाई, ओमेगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये हमारे कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल पार्टिकल से बने हैं। फंडामेंटल पार्टिकल के मिलने से ये पार्टिकल्स बने हैं। कुछ फेमस पार्टिकल्स जिनको हम अक्सर सुनते हैं, जैसे प्रोटॉन 11 नंबर, जो कि ग्रे कलर है, यानी कि एक कंपोजिट पार्टिकल है, ये किसी पार्टिकल से मिलकर बना है। 12 नंबर न्यूट्रॉन, और एक पार्टिकल और सुनते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हो 25 नंबर पे, ये ग्रीन कलर से है। और अभी हमने कहा है जितने भी कलर्ड पार्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो और किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बना है। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का सिंबल आप देख सकते हो। ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं आपको क्वार्क फैमिली के पार्टिकल्स हैं। क्वार्क फैमिली में 6 पार्टिकल्स बिलोंग करते हैं। लेप्टॉन फैमिली से भी 6 पार्टिकल्स बिलोंग करते हैं। और क्वार्क फैमिली और लेप्टॉन फैमिली मिलके ही हमारे मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। और मैटर के बारे में हम जानते हैं कि वो सारी चीज़ें हमारे आसपास रखी हुई जो जगह घेरती हैं और उनका कुछ मास होता है। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई मास एंड हैव सम मास, सॉरी, विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास आर कॉल्ड मैटर। तो हमारे जो मैटर है वो इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना है। तो क्या हमारे यूनिवर्स में सिर्फ मैटर है? नहीं, इन मैटर्स को आपस में बांध के रखने का काम हमारी फोर्सेस करते हैं। ये जो फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, फोर्सेस वाले पार्टिकल्स जो फोर्स को कैरी करते हैं, ये इन मैटर्स को आपस में बांध के रखने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स अगर डिसअपियर हो जाएं तो यहाँ से यूनिवर्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम जो बैठे हैं, हमारे सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमको बताया जाता है कि मैटर बना है एटम से, और एटम बना है, एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, सॉरी, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं क्वार्क, वो भी अलग हो जाएंगे। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, इससे खतरनाक बॉम्ब अगर अगर कोई इन फोर्सेस को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो उससे पावरफुल कंट्री कोई हो ही नहीं सकती है। वो पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देगा, यहाँ तक खुद को भी ख़त्म कर लेगा। ठीक है, और बाकी ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो एंटी मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। फिलहाल हम एंटी मैटर के बारे में अभी स्टडी करना नहीं है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट कभी ज़रूरत पड़ने पे देखेंगे। और लास्ट में जो है ये हिग्स बोसॉन, जो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था। और एक और पार्टिकल है ग्रेविट्रॉन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसलिए हम इसको एक चार्ट के हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं और इजी वे में समझते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो
कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो टोटल 18 है। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को 3 फैमिली में डिवाइड किया गया है, फर्मियॉन्स, बोसॉन और ग्रेविट्रॉन। जहां पे फर्मियॉन्स के फैमिली मेंबर्स की बात किया जाए, फर्मियॉन्स में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो वो उनका नंबर है 12। उसी तरीके से बोसॉन की अगर बात करें तो बोसॉन में 5 फैमिली मेंबर्स हैं और ग्रेविट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ 1। फर्मियॉन्स के को अगर हम ये कहें कि फर्मियॉन्स रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ मैटर। मैटर जो पार्टिकल से बना है वो फर्मियॉन्स पार्टिकल्स हैं, यानी कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है वो फर्मियॉन्स पार्टिकल से ही बने हैं। ठीक है, यानी कि ये मैटर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से पार्टिकल्स को, सिर्फ पार्टिकल्स का होने से कोई मैटर नहीं बन जाएगा, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए। तो फोर्स को कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बोसॉन पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये फोर्स कैरी करते हैं, बोसॉन पार्टिकल्स जो हैं वो फोर्स को कैरी करते हैं। फोर्स कैरी करने का काम बोसॉन पार्टिकल्स का है, और साथ ही ये 4 बोसॉन पार्टिकल्स फोर्स कैरी करते हैं और एक बोसॉन पार्टिकल्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मास प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपका मास कुछ है, आप 10 kg 50 kg कोई मास होगा, तो वो मास आपका बोसॉन पार्टिकल से ही आया है। अगर ऐसा हो कि बोसॉन पार्टिकल डिसअपियर हो जाएंगे तो आपका मास भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटॉन पार्टिकल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम फर्मियॉन्स फैमिली को अगर हम लोग डिवाइड करें, तो फर्मियॉन जो है वो उनके जो 12 पार्टिकल्स हैं वो 6 पार्टिकल्स में डिवाइड है। जो 6 पार्टिकल है वो क्वार्क फैमिली को बिलोंग करते हैं, और बचे हुए जो 6 पार्टिकल है वो लेप्टॉन फैमिली को। बनाते दोनों मैटर का ही, फॉर्मेशन मैटर का ही करेंगे, दोनों मिलके मैटर को ही बनाएंगे, लेकिन इनको और सिंप्लीफाई इजी वे में इनको समझने के लिए हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्वार्क और लेप्टॉन। तो क्वार्क के जो 6 फैमिली मेंबर्स हैं उनका नाम है टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म, स्ट्रेंज, अप एंड डाउन। उसी तरह लेप्टॉन के जो 6 फैमिली मेंबर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, टाउ, म्यून, टाउ न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो अगर हम सिंपल तरीके से बोले कि फर्मियॉन्स के ये जो 12 पार्टिकल्स हैं क्या करेंगे, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन्हीं से बने हैं। और अब हम बोसॉन की बात करें तो बोसॉन के 5 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें एक फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम हिग्स बोसॉन है, जो कि मास प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर ये पेन है और इस पेन का कुछ मास है, तो वो मास हमारे सराउंडिंग में इस समय हिग्स बोसॉन पार्टिकल प्रेजेंट है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल के वजह से ही हमारा और आपका कुछ मास है, और यहाँ पे रखे हर एक चीज का कुछ ना कुछ मास है। अगर हिग्स बोसॉन पार्टिकल किसी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट मासलेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेज बोसॉन। तो गेज बोसॉन के 4 पार्टिकल्स हैं, ग्लूऑन, डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन और फोटॉन। ग्लूऑन पार्टिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करता है। मतलब अगर कहीं भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो वहां पे पक्का ग्लूऑन पार्टिकल प्रेजेंट है। और अगर डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन की अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन पार्टिकल्स वीक न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स अगर कहीं पे लग रहा है तो वहां पे पक्का डब्ल्यू और जेड बोसॉन पार्टिकल्स हैं। उसी तरीके से जो फोटॉन पार्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। तो कहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, कहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और कहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं
फर्स्ट होता है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस, जिनका नाम फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, and the last but not the least is gravitational force. तो अभी हमने देखा कि दो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोला? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर कहीं लग रहा है तो वहां पे ग्लूऑन पार्टिकल होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तो डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन पार्टिकल्स होंगे, और फोटोन पार्टिकल वहां होगा जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो अगर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वहां पे कौन सा पार्टिकल होगा? वहां पे हमारा ग्रेविट्रॉन पार्टिकल प्रेजेंट होगा। कब? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तब। ठीक है, अब हम यहां पे देख सकते हैं 4 फोर्सेस को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर अब आपको पता है कि मैटर एटम से बने हैं, और एटम, जो एटम होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है, मैंने क्या कहा? अगर कोई एटम है उसका जो सेंटर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, तो उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स हमेशा, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, स्ट्रांग हो चाहे वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, वो हमेशा न्यूक्लियस में ही लगते हैं। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स का क्या काम है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बांध के रखने का काम करता है। जैसे कि हमारे पास यहां पे ये पार्टिकल्स हैं, इनको आपस में बाइंड करने का काम, बांध के रखने का अगर काम करना है तो कौन सा फोर्स लगेगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स को बांध के रखने के लिए हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर में यहां पे 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, और 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्रोटॉन को ऊपर जूम कर रहे हैं, ये प्रोटॉन को हमने जूम किया है और यहां पे हमने न्यूट्रॉन को जूम किया है, तो जो प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। क्या बोला मैंने? अभी मैंने शुरू में बताया था कि प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो एक कंपोजिट पार्टिकल है, यानी ये किसी से मिलके बना है। हाँ, किससे मिलके बना है? 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। क्या बोला मैंने? वो किससे मिलके बना है? 2 अप क्वार्क, यानी 2 अप क्वार्क होंगे, और साथ में एक डाउन क्वार्क जब आपस में मिलेगा तो एक हमारा प्रोटॉन बनेगा। उसी तरह अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो जब 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क मिलते हैं आपस में तो न्यूट्रॉन बनता है। तो पार्टिकल्स आपस में पास आ जाने से वो आपस में बंध तो जाएंगे नहीं, वहां पे एक फोर्स चाहिए उनको बाइंड करके रखने के लिए, बांध के रखने के लिए। तो वहां पे एक फोर्स चाहिए जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर नहीं होता है तो ये पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे। तो अगर ये दूर चले जाएंगे तो हमारे प्रोटॉन का फॉर्मेशन होगा नहीं, न्यूट्रॉन बनेगा नहीं। तो यहां पे आप ये जो देख रहे हो ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। तो आप देख सकते हो यहां पे 2 अप क्वार्क है, U1 U2 हमने लिख दिया है, और एक डाउन क्वार्क है, और उसको बांधे हुए है एक पार्टिकल जो बोसॉन पार्टिकल ग्लूऑन है,
ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कौन कैरी करता है, तो यहाँ पे ग्लूऑन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स को बांध के रखना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स को बांध के रखना है, तो हमें चाहे ये फंडामेंटल पार्टिकल हो इधर का, चाहे ये फंडामेंटल पार्टिकल हो, इनको आपस में बांधना है, तो हमें चाहिए वहां पे कौन सा एक पार्टिकल जरूर होगा, बंधे हुए हैं तो मान के चलिए कि वहां पे ग्लूऑन भी एग्जिस्ट करता है। हमको हमेशा ये बताया जाता है कि एक एटम होता है, एटम के अंदर जो सेंटर है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन बना है दो अप क्वार्क से, एक डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन बना है दो डाउन और एक अप क्वार्क से। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज और बताते हुए चलूंगा, इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इसके अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रोटॉन के अंदर प्रेजेंट हैं और थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल न्यूट्रॉन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये अभी मेरे सब्जेक्ट का टॉपिक का सब्जेक्ट नहीं है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लूऑन यहाँ पे, ग्लूऑन किसको कैरी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्लूऑन यहां से किसी तरीके से गायब हो जाता है, ग्लूऑन पार्टिकल अगर डिसअपियर हो जाएगा, अगर ग्लूऑन पार्टिकल डिसअपियर हो जाएगा तो ये जो क्वार्क्स आपस में बंधे हुए हैं ये फ्री हो जाएंगे और प्रोटॉन का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसी तरीके से न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब नहीं बनेगा तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो एटम का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूनिवर्स नहीं बनेगा, मतलब कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम किसी तरीके से इन ग्लूऑन्स को दूर करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे तो हम एक तरीके से यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं। तो एक तो काम हो गया कि प्रोटॉन के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का पहला काम हो गया कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखने का काम करता है। और दूसरा इसका काम है कि ये सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स को बांध के रखने का काम नहीं, यहाँ पे आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में बंधे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के वजह से ही आपस में बंधे हुए हैं। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाता है तो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी अलग हो जाएंगे। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के फंक्शन के बारे में बात करें तो उसका इंपॉर्टेंट दो फंक्शन है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स को बाइंड करके कंपोजिट पार्टिकल बनाना, देखिए यहाँ पे क्वार्क्स को बांध के प्रोटॉन बना दिया, यानी एक फंडामेंटल पार्टिकल को बांधा है और एक कंपोजिट पार्टिकल बना दिया, और कंपोजिट पार्टिकल्स को भी आपस में बांध के रखने का। यहाँ पे देखिए ये जो पिंक कलर के बॉल्स दिख रहे हैं वो प्रोटॉन है, जो ये दिख रहे हैं वो न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी बांध के, मतलब न्यूक्लियस को बनाने के पीछे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ही काम है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर नहीं होता, यानी कि इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ग्लूऑन्स हैं, हाँ, सिर्फ यहाँ पे हमको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दिखाया जाता है, ग्लूऑन पार्टिकल्स को नहीं दिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पे भी ग्लूऑन्स पार्टिकल प्रेजेंट हैं जो इनको आपस में बांध के रखने का काम कर रहे हैं। तो अगर नहीं बना है तो हम बना देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स, अगर सिंपल ये कहें कि अगर कोई एलिमेंट है उससे एक नया एलिमेंट बनाना है तो वहां पे एक पुराने एलिमेंट से, एक पेरेंट से एक डॉटर बनाना है तो वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स चाहिए। मान लीजिए एक ऐसा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मतलब एटम का सेंटर पार्ट, जहां पे प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल है, मतलब अगर 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है तो उस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियस। लेकिन अगर कोई ऐसा भी हमारा न्यूक्लियस है जहां पे प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर आपस में इक्वल नहीं है, मान लीजिए प्रोटॉन का नंबर 7 हो गया और न्यूट्रॉन का नंबर 5 हो गया, तो उस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस से को स्टेबल न्यूक्लियस बनाने हैं तो वहां पे वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। वहां पे डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन पार्टिकल अपना
रोल प्ले करेंगे। कौन कौन से पार्टिकल्स? डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन पार्टिकल्स। वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पार्टिकल्स, जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जिस पे प्लस का सिंबल बना है वो प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ये हमारे न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना रहे हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव डीके हो गया। रेडियो एक्टिव डीके हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, कि कैसे एक वीक न्यूक्लियर फोर्स एक अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है। वो हमारा लेक्चर में आएगा, देखा लेंगे। उसके भी कई टाइप्स होते हैं। फिलहाल हम ये देखेंगे कि कभी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है तो हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पुराना जो एलिमेंट है पेरेंट जिसको बोला हमने, वो एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, डॉटर। और जब एक पुराना एलिमेंट नए एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि उसको आपस में इक्वल, जो अनस्टेबल बना रहे थे, वो बाहर निकल गए। यहाँ पे देखिए 4 बताया ना, 4 जो पार्टिकल्स हैं, 4 जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जो 4 हैं, ठीक है, कंपोजिट पार्टिकल्स, वो इस न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना रहे थे। तो वो पार्टिकल्स निकल के बाहर चले गए और हमारे जो न्यूक्लियस का साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन अब ये न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत होती है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और ये हमारा न्यूक्लियस है। ये जो हमें दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो हमें दिख रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। जैसा हमें बताया जाता है बचपन से कि जो न्यूक्लियस के है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में। तो ये किस फोर्स के वजह से बंधे हुए हैं? क्यों ये पार्टिकल्स है वो ऑर्बिट को छोड़ के कहीं और क्यों नहीं चले जा रहे हैं? तो उसके पीछे एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये एक सेपरेट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल सा एक फोर्स है जो कि एक पूरा लेक्चर चैप्टर है। उसको कैसे लगता है, क्या होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बस सिंपल अगर भाषा में समझे कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप बैठे हो और आपके बगल में आपकी मम्मी बैठी हैं, तो उनके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं आपके रूम में, यहाँ पे रखा हुआ चेयर भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो फोर्स है, एक फोर्स यहाँ पे एक, ये आपको ये जो एप्पल है वो इसको ऑरेंज अट्रैक्ट कर रहा है, इस ऑरेंज को ये एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो इस तरीके का फोर्स जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में आपस में लगता है तो हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। अब आइए हम कंपोजिट पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपोजिट पार्टिकल्स को हम हेड्रॉन्स के भी नाम से जानते हैं। कंपोजिट पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज हेड्रॉन्स पार्टिकल्स। तो हेड्रॉन्स पार्टिकल्स आखिर बने किससे हैं? हर क्वार्क्स से बने हैं या लेप्टॉन से बने हैं? तो जो हेड्रॉन पार्टिकल्स हैं उनको बनाने में लेप्टॉन्स का कोई रोल नहीं है, उसमें क्वार्क्स का रोल है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें कि इनकी कितनी क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, तो इनको भी 2 क्लासेस में कैटेगराइज किया है, ब्रियॉन्स और मेसॉन्स। और अक्सर हमको 2 कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया जाता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसमें प्रोटॉन जो है वो ब्रियॉन फैमिली से बिलोंग करता है और न्यूट्रॉन जो है वो भी ब्रियॉन फैमिली से बिलोंग करता है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर composite particles because they are made up of quarks.
क्योंकि ये किसी फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने हैं। ये किससे बने हैं? इन पार्टिकल से मिलके बने हैं। ठीक है, ये हेड्रॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हेड्रॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि अगर हम समरी में ये कहना चाहें कि जो हमारे फर्मियॉन्स हैं उनका क्या रोल है, बोसॉन्स जो है उनका क्या रोल है, और ग्रेविट्रॉन है जो उनका क्या रोल है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फर्मियॉन्स जो है वो हमारा पार्टिकल्स मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। मैटर का फॉर्मेशन यानी कि एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर, और मैटर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं यानी वो फर्मियॉन्स पार्टिकल से बने हैं। और जो बोसॉन्स हैं उन फर्मियॉन्स पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखने का काम करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो एक ईंट है, ठीक है, जब एक हम दीवार को बनाते हैं तो उसमें जो ईंट है उसको फर्मियॉन्स मान लीजिए, और उसको आपस में जोड़ने के लिए जो मसाला लगाते हैं वो बोसॉन पार्टिकल्स हैं। बिना हम बोसॉन पार्टिकल्स के दीवार नहीं खड़ा कर सकते, मैटर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसी के साथ उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में हो तो ज़रूर अपना क्वेरी रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।